इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अपर ज़िले में एक बड़ा हमला हुआ है। मकीन क्षेत्र में महीनों में हुआ यह सबसे बड़ा हमला है। इसमें पाकिस्तान के 16 सैनिकों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। द खुरासान डायरी की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने कहा, लिट्टार सर क्षेत्र में एक सुरक्षा चौकी पर देर रात हमला हुआ है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लगती सीमा पर लगातार आतंकी हमले देखे जा रहे हैं। यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी आए दिन हमला करते रहते हैं। इससे पहले 5 अक्टूबर को कई आतंकी हमलों में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। खुर्रम जिले में हमले में 7 सैनिक मारे गए थे, वहीं 2 लोग घायल हुए थे। विश्व स्तर पर नामित आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कथित तौर पर हिंसा की जिम्मेदारी ली थी। माना जा रहा है कि शनिवार को हमले में भी टीटीपी आतंकियों का हाथ है। टीटीपी का हमला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का कारण है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के नेतृत्व वाले तीव्र हमलों और बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी जातीय बलूच विद्रोहियों के परिणामस्वरूप अकेले इसी साल सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी आतंकियों को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से समर्थन मिलता है। हालांकि तालिबान कहता रहता है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने दे रहा है। पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को आतंकवादियों ने एक पुलिस जांच चौकी पर ग्रेनेड फेंके, जिसमें कम से कम 2 पुलिसकर्मी मारे गए और 3 घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकी हमला पहाड़ी इलाके सांगला जिले के चकेसर इलाके में हुआ। आतंकवादियों ने सुरक्षा चौकी पर ग्रेनेड फेंका और गोलाबारी की। पुलिस ने बताया कि चकेसर में पुलिस चौकी पर आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में 2 पुलिसकर्मी मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घायल पुलिस अधिकारियों को तुरंत बट्टाग्राम के अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की कोई तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद पाकिस्तान को फ़ायदा दिख रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर बांग्लादेश से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश में लगा है। ठीक उसी तरह जब बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी सत्ता में थी, इस बार पाकिस्तान का ध्यान मुख्य रूप से व्यापार, संस्कृति और खेल पर है। लेकिन पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI का नेटवर्क एक बार फिर बांग्लादेश में सक्रिय हो सकता है। यह भारत के लिए चिंता की बात है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को काहिरा में आयोजित D8 शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों ने व्यापार और सांस्कृतिक तथा खेल प्रतिनिधिमंडलों के आदान प्रदान के जरिए संबंधों को फिर से मजबूत करने पर सहमति जताई। यूनुस और शरीफ ने सार्क को पुनर्जीवित करने की संभावना पर भी चर्चा की, लेकिन ये कदम आगे बढ़ने की संभावना कम है क्योंकि भारत को इस विचार में खास रुचि नहीं है। शेख हसीना जब बांग्लादेश की PM थी तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कभी कभी बातचीत होती थी, लेकिन कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई। बांग्लादेश ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए पाकिस्तान से 1971 के मुद्दों को हमेशा के लिए सुलझाने को कहा है, ताकि ढाका को इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संघवाद संगठन BSS ने यह जानकारी दी है। यूनुस ने शरीफ से 1971 के मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया ताकि ढाका को इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। यूनुस ने कहा कि ये मुद्दे बार बार आते रहते हैं, आइए हम उन मुद्दों को सुलझा लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के बीच 1974 के त्रिपक्षीय समझौते से मामले सुलझ गए हैं, लेकिन अगर कोई अन्य लंबित मुद्दे हैं तो उन्हें उन पर विचार करने में कोई खुशी होगी। यूनुस ने कहा कि अच्छा होगा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बार में हमेशा के लिए इन चीज़ों को सुलझा लिया जाए। सूत्रों के अनुसार शेख हसीना के सत्ता से हटते ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश से संबंध सुधारने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जिससे ISI का नेटवर्क फिर से सक्रिय हो गया है। यह नेटवर्क भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। 1991, 96 और 2001-06 के बीच जब बांग्लादेश में BNP जमात सत्ता में थी, तब ISI ने भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसमें पूर्वोत्तर विद्रोही समूह और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन और धन मुहैया कराया गया। आइए हम बात करें अमेरिका और पाकिस्तान की। जो बाइडेन सरकार के अंतिम दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फिनर ने खुलासा किया कि पाकिस्तान अमेरिका किलर परमाणु मिसाइल बनाने में जुटा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान सरकार की कोशिश है कि वो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल बनाए। इसके लिए पाकिस्तान अंतरिक्ष कार्यक्रम का झूठ दुनिया को बोल रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान की यह चाल पकड़ ली है और इस मिसाइल से जुड़ी कंपनियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने बाइडेन प्रशासन को भारतीय मिसाइलों को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की इस मांग को खारिज कर दिया।
माना जा रहा है कि इससे बौखलाया पाकिस्तान अब दबाव को और बढ़ाने के लिए अमेरिका किलर मिसाइलें बनाने में जुट गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अमेरिका से बार बार मांग की थी कि वो भारत को लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों के निर्माण से रोकें। पाकिस्तान ने अमेरिका को आश्वासन दिया था कि उनके मिसाइल कार्यक्रम को खतरे के रूप में नहीं देखा जाए। इसके बदले में पाकिस्तान अमेरिका से चाहता था कि वह भारत को अपनी मिसाइल ताकत बढ़ाने से रोकने की गारंटी दे। अमेरिका पाकिस्तान के इस ब्लैकमेल को खारिज कर दिया था। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि इसके बाद पाकिस्तान ने अपने मिसाइल विकास कार्यक्रम को बढ़ाना जारी रखा। पाकिस्तान के पास पहले से ही 2750 किलोमीटर तक मार करने वाली साइन थी मिसाइल है, जो भारत के किसी भी इलाके को निशाना बना सकती है। इसके बाद भी अब पाकिस्तान अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल को बना रहा है। इसी वजह से अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान का लक्ष्य इसराइल भी हो सकता है। भारत की बात करें तो चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई दिल्ली लगातार मिसाइल ताकत को बढ़ा रहा है। ये चीन और पाकिस्तान दोनों को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि दोनों देश भारत की मिसाइल ताकत को रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान का मिसाइल दाव अब उल्टा पड़ गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के खुलासे के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि इससे अब ट्रंप प्रशासन के आने पर भी मिसाइल का मुद्दा गर्म रह सकता है और आगे चलकर दोनों देशों के बीच रिश्तों में और ज़्यादा तनाव आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मनीरा लोधी ने भी माना है कि ये चुनौती आगे भी बन नहीं रह सकती है। डॉन अखबार के मुताबिक पिछले 2 साल से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास पर बातचीत चल रही थी। अमेरिका की मांग को जब पाकिस्तान ने नहीं माना तो वाशिंगटन ने मिसाइलों से जुड़ी कंपनियों पर कड़ा एक्शन लिया है। यही नहीं, अमेरिका पाकिस्तान को एक खतरे के रूप में ले रहा है। अमेरिका ने सबसे पहले साल 2015 में साइन 3 मिसाइल को लेकर चिंता जताई थी जब पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया था। इसके बाद अक्टूबर 2023 में बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान पर अपना दाव बढ़ा दिया। अमेरिका ने उस समय चीन की 3 कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है जो पाकिस्तानी मिसाइल कार्यक्रम में मदद कर रही थी। ये बात करें म्यांमार की। म्यांमार में सैन्य शासन वाली जुंटा सेना को बड़ा झटका लगा है। देश के विद्रोही समूह अराकान आर्मी ने रखाइन राज्य में एक क्षेत्रीय सैन्य कमान पर कब्जा कर लिया है। अराकान आर्मी ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में कहा है कि कई हफ्तों की लड़ाई के बाद शुक्रवार को एक कमान एन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। बीते 5 महीने जातीय विद्रोहियों के कब्जे में जाने वाली यह दूसरी क्षेत्रीय कमान होगी। इसे म्यांमार की सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। म्यांमार की सेना के बाद देश में 14 क्षेत्रीय कमांड हैं, जिनमें से कई वर्तमान में जातीय विद्रोही समूह या पीपल्स डिफेंस फोर्सेस से लड़ रहे हैं। म्यांमार की सेना ने साल 2021 में चुनी हुई सरकार का तख्तापलट करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ जातीय समूहों ने लड़ाई छेड़ रखी है। इनमें एक समूह अराकान आर्मी है, जिसने रखाइन प्रांत में जुंटा सेना को बड़ी क्षति पहुंचाई है। रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को लेकर चर्चा में रहा है। पिछले साल नवंबर में अराकान आर्मी ने सुरक्षा बलों पर हमला शुरू किया था। इसके बाद से रखाइन राज्य में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अराकान आर्मी के लड़ाकों ने रखाइन राज्य के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इस राज्य में चीन और भारत के समर्थन से बंधुआ परियोजनाएं चल रही है। राज्य की राजधानी सितवे पूरी तरह से कट गई है। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि अराकान आर्मी ने पश्चिमी कमांड एन के डिप्टी रीजनल कमांडर को पकड़े जाने का दावा किया है। कथित तौर पर हिरासत में कमांडर की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। इसके पहले अगस्त में म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी ने शान राज्यों के लैशियों में पूर्वोत्तर कमान पर कब्जा कर लिया था। 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद म्यांमार लंबे समय तक सैन्य शासन और हिंसा की चपेट में रहा है, लेकिन अगस्त के पहले तक सेना ने कभी भी कोई क्षेत्रीय कमान नहीं खोई थी। आइए हम बात करें रूस और यूक्रेन के संघर्ष की। रूस और यूक्रेन संघर्ष को अब 3 साल पूरे होने वाले हैं, जहां रूस ने अपनी सेना के तेज हमलों के बल पर यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने में सफल हुआ है। वहीं यूक्रेन भी रूस के कुछ इलाकों में हमले कर राष्ट्रपति पुतिन को समझौते के लिए मजबूर करने की कोशिश में जुटा है। इस बीच शनिवार को रूस में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इस युद्ध के नया मोड़ लेने की संभावना है। दरअसल यूक्रेन के कुछ ड्रोन्स ने न सिर्फ रूस की सीमा को पार किया, बल्कि सीमा से 1379 किलोमीटर उस कजान सरहद तक पहुंच गए जहां इसी साल रूस ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की थी। इतना ही नहीं, इन ड्रोन ने रूस पर हमलों को बिल्कुल उसी तरह अंजाम दिया जैसे आतंकी संगठन अल-कायदा ने अमेरिका के खिलाफ 2001 में 9/11 हमलों को अंजाम दिया था। यूक्रेन के कम से कम 3 ड्रोन कजान में सीधा 3 रिहायशी इमारतों में घुस गए। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यूक्रेन ने कैसे दिया रूस में हमलों को अंजाम? रूस के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार सुबह ही यूक्रेन के 8 ड्रोन सीमा पार करते हुए रूस में 1369 किलोमीटर अंदर तातरस्तान की राजधानी कजान सरहद तक पहुंच गए। इनमें से 6 ड्रोन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बताया गया है कि 3 ड्रोन सीधा इमारतों में जा घुसे और तबाही मचाई। इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर
कुछ स्कूलों को भी खाली करा लिया गया। बच्चों को सुरक्षित करने के लिए बेसमेंट में पहुंचाया गया। स्थानीय अधिकारी के मुताबिक इस हमले में अभी किसी की जान नहीं गई है। इस घटना के ठीक बाद ही हमले का शिकार हुई इमारतों से लोगों को निकाल लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि पहले ऐसी कुछ घटनाएं यूक्रेनी सीमा के पास ही होती थी। हालांकि अब यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन्स मॉस्को और इससे आगे तक आने में कामयाब हो गए हैं। यूक्रेन ने फिलहाल रूस के अंदर कई इलाकों को नियंत्रित किया है। उसकी सेना रूस के कजान शहर से करीब 900 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र पर कब्जा कर चुकी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने इसी क्षेत्र से कजान में हमले के लिए ड्रोन भेजा। रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से कामिकाजी ड्रोन्स के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। रूसी सैन्य अफसरों के मुताबिक इस हमले के बाद भी यूक्रेन ने 3 शहरों में फिक्स विंग्स ड्रोन भेजे थे। रूस का कहना है कि इनमें से 3 को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया गया। इसके अलावा 3 और को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए तैनात कर दिया गया। बताया गया कि रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है उनमें कामिकाजी ड्रोन सबसे आगे है। इन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन या सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है। युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर का काम करने वाले कामिकाजी ड्रोन्स अपने लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए लंबे समय तक इसके इर्द गिर्द घूम सकता है। यह विशेषता ही इस ड्रोन को खतरनाक हथियार बनाती है। कामिकाजी ड्रोन की खासियत यह है कि इससे लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना लगता है। इतना ही नहीं, यह ड्रोन उड़ान के बीच में लक्ष्य बदलने यहाँ तक कि मिशन को रद्द करने की भी क्षमता रखता है। इस ड्रोन में इनबिल्ट वॉरहेड होता है जो कि लक्ष्य तक पहुँचते ही जोरदार तबाही मचाता है। कामिकाजी ड्रोन अपनी क्षमता के हिसाब से दुश्मन के क्षेत्र में कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। अब तक ये साफ नहीं है कि यूक्रेन ने रूस में इतना अंदर घुसकर मार करने के लिए कौन से ड्रोन का इस्तेमाल किया। हालांकि उसे मुख्यतः कामिकाजी ड्रोन की सप्लाई फ्रांस की तरफ से हुई है। अमेरिका ने यूक्रेन को स्विच ब्लेड कामिकाजी ड्रोन दिए हैं, लेकिन फ्रांस ने कोलिब्री ड्रोन्स मुहैया कराए हैं। चौंकाने वाली बात है कि दोनों ही ड्रोन सीमित क्षेत्र को निशाना बना सकते हैं। जहां कोलिब्री ड्रोन 45 मिनट तक उड़ान भरकर 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकता है, तो वहीं स्विच ब्लेड ड्रोन्स 15 मिनट उड़ान भरकर 10 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्य भेज सकते हैं। यानी यूक्रेन की तरफ से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस के बॉर्डर के करीब वाले इलाके और यूक्रेन में घुसी रूसी सेना को रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने कई ऐसे ड्रोन्स भी तैयार किए हैं जो उसे रूस के अंदर हमला करने में मदद कर रहे हैं। खासकर उसके UJ-25 स्काईलाइन ड्रोन्स रूस के लिए बड़ा सुविधा बनकर उभर रहे हैं। इस ड्रोन्स के बारे में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि इन्हें UJ-23 टोपाज का अपग्रेड वर्जन बताया जाता है, जिसकी मारक रेंज 400 किलोमीटर तक होती है और 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इस लिहाज से UJ-25 स्काईलाइन की मारक रेंज 800 किलोमीटर के करीब मानी जाती है। कामिकाजी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा अपनाए गए हमले की रणनीति से निकला है। आतंकवादी हमले के मिशन में विस्फोटों से लदे लड़ाकू विमानों के पायलट अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन के लक्ष्य से टकराते हैं। जापानी विमानों के ड्रोन कामिकाजी संस्करण की आधुनिक कामिकाजी ड्रोन भी लक्ष्य को मारकर नष्ट कर दिए जाते हैं। इन्हें घुमावदार युद्ध सामग्री भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए लक्ष्य क्षेत्र के चारों ओर मंडरा सकते हैं। क्रूज मिसाइल की तुलना में बहुत अधिक और लक्ष्य के स्थित होने पर भी हमला कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by